नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत टॉक टाइम में आपका खूब स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं 2014 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर अभय बेडेकर जी। जो अभय नमस्कार। बेडेकर अपनी खूब सारी पढ़ाई लिखाई, अच्छे लेखन और अपनी रुचियों के लिए जाने जाते हैं और इन दिनों वो एमपीटी बोर्ड के एडिशनल एमडी हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार, है। नमस्कार। जी, अभय नमस्कार जी, ब्रजेश। आपसे बात करने से पहले हम तो आपको लंबे समय से जानते हैं और जी, आपके जिस तरीके से आप अखबारों में कुछ कुछ लिखते थे तो उसके बड़े मुरीद थे। मगर आपका जब हमने पढ़ाई लिखाई जानी तो देख के हैरान रह गए कि आपने बीएससी की है, आपने एमए किया है, आपने एमबीए किया है, आपने एमफिल किया है, आपने एलएलबी की है और आपने पीएचडी भी की है। तो इतनी सारी डिग्रियां पढ़ाई लिखाई कैसे हासिल कर ली? देखिए क्या है, बीएससी तो ऐसा था कि मैं साइंस का विद्यार्थी था और 1989 में जब मैंने 12th साइंस से किया, तो उस साल मैंने प्री इंजीनियरिंग एग्ज़ाम दिया था। मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो स्वाभाविक चॉइस था कि मैं बीएससी करता। तो मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, परंतु बीएससी फाइनल करने के बाद जब लगा कि मेरे को सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है, तो उस समय मेरे को साइंस के विषयों में थोड़ी सी घबराहट थी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो इसलिए मैंने अर्थशास्त्र ले लिया। अच्छा। तो अर्थशास्त्र लिया तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी से एमए किया और एमफिल किया, वो भी नेचुरल चॉइस था, एमए करने के बाद एमफिल कर लिया। हाँ, बीच में एक समय ऐसा आया जब मैं ऐसी जगह पोस्टेड था कि वहाँ पे मैं एमबीए कर सकता था, तो मैंने 2 साल एमबीए किया और फिर वहीं पीएचडी भी कर लिया। अच्छा। एलएलबी की बड़ी एक हाँ, बड़ी रोचक दास्तान है रोचक एलएलबी। दास्तान है। हुआ ये कि मेरा बेटा एलएलबी कर रहा था 5 ईयर कोर्स में, अच्छा। और वो जब सेकंड ईयर में था तो एक दिन मैंने उससे ऐसे ही कहा कि मैं भी एलएलबी कर लेता हूँ। तो उसने बोला कि अब कितना पढ़ोगे आप, पीएचडी हो चुका है। मैंने बोला नहीं, मैं करूँगा और तुम्हारे से पहले करूँगा। और मेरा 3 साल का कोर्स था, हाँ। तो मैंने एलएलबी किया और उससे 1 साल पहले एलएलबी कर लिया, तो क्या? एलएलबी भी हो गया। तो बेटे के साथ साथ एलएलबी आपने भी कर एलएलबी लिया, कर लिया। एलएलबी भी कर अच्छा, लिया। पर इतनी सारी डिग्रियां हैं तो आप प्रशासनिक सेवा के पहले आपको क्या कॉलेज में हाँ, पढ़ाई की मैं है? 95 में जब मैंने एमफिल किया था, तो भोपाल में उस समय अभी भी बहुत अच्छा कॉलेज है, जी। भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस, ये अभी हाँ। भी नाके पर पड़ता है। वहाँ पर मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता था, करीब मैंने 4 साल लगातार वहाँ अर्थशास्त्र पढ़ाया। अच्छा, अच्छा। अर्थशास्त्र में वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर था। तत्कालीन समय में वहाँ पे एक फादर क्लीटस कोलासो करके प्रिंसिपल हुआ करते थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया घर पे कि आप हमारे यहाँ पढ़ाने आइए। मैं पढ़ाने में बहुत रुचि नहीं थी उस समय, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था। लेकिन फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि तैयारी करते-करते अगर पढ़ा भी लोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जितना पढ़ाते हैं उतना हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने वहाँ 4 साल पढ़ाया और उसके बाद फिर मैं राज्य प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट हो गया। तो फिर मैं वो जॉब छोड़ के राज्य प्रशासनिक सेवा में आ गया। तो राज्य प्रशासनिक सेवा में जो और लोग आना चाहते हैं तो उसमें उनके लिए क्या आप गुरु मंत्र बताना चाहेंगे कि किस चीज़ पे फोकस करें और कैसे आगे बढ़ें और आज के दौर में? देखिए, हम लोग जिस समय राज्य प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी यूपीएससी कर रहे थे, उस समय एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा-सा अलग था। उस समय 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, जीएस के 2 पेपर हुआ करते थे। अब ऑप्शनल मेरे ख़्याल से पीएससी में तो रहा ही नहीं है, और यूपीएससी में एक ऑप्शनल पेपर रह गया है। मेरा सिर्फ़ ये मानना रहेगा कि जो कोर्स में मटेरियल है वो तो हमें पढ़ना ही है, परंतु जो कोर्स के बाहर की जो जनरल चीज़ें हैं, उनको भी खूब पढ़ना चाहिए। अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखें, अपने विचार दृढ़ रखें और अपने विचारों पे फर्म रहें, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे लिखने में। तो लचीला रवैया अपनाने से अच्छा फर्म रवैया अपनाना चाहिए। उत्तर जो दें वो कॉन्फिडेंस के साथ दें, लिखे भी कॉन्फिडेंस के साथ, और ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाई करें, सिलेक्शन होता है। तो आपने पहले ही तय कर रखा था कि प्रशासनिक सेवा में ही जाएंगे, उसके पीछे कोई सोच रही हो हाँ, आपकी? प्रशासनिक सेवा में जाने के पीछे मैं कहूँगा मेरे पूज्य पिताजी की प्रेरणा रही है। वो शुरुआत से चाहते थे कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँ। उनके जब वो बाल्यकाल में थे तो उनके कोई एक परिचित अंकल हुआ करते थे जो प्रशासनिक सेवा में रहे, तो वो अक्सर उनसे फ़ैसिनेट रहे। तो उनके दिमाग में रहता था कि मेरा बेटा भी प्रशासनिक सेवा में जाएगा, और ये भगवान की असीम अनुकंपा है कि मैं सफल हो सका और मैं प्रशासनिक सेवा में आज हूँ। तो उसमें पिताजी की प्रेरणा और बाकी सभी वरिष्ठजनों का आशीर्वाद रहा ही है। मगर पढ़ने की आपको बड़ी रुचि रही है शुरुआत से ही। माने कोर्स की किताबों के अलावा भी जो हमने देखा है कि आप फिल्मों पे बहुत अच्छा लिखते हैं और लगातार लिखते हैं। और मेरे पास आपकी एक अच्छी किताब भी है जो आपने लिखी है, सिने सितारे। इसमें सभी फिल्म सितारों की छोटे छोटे किस्से हैं, कहानियाँ हैं और ये एकदम अलग टाइप की किताब है कि आपको अपने साथ सारे पसंदीदा एक्टर्स के बारे में यहाँ पे जी, जी, जी। थोड़े थोड़े किस्से मिल जाएंगे। एक्चुअली ये फ़िल्मों पे बातचीत करना, लिखना, फ़िल्मों के बारे में सुनना, स्टार्स के बारे में जानना, ये एक हॉबी जैसा मेरा बचपन से रहा। मैं बचपन से चीज़ों को, और ये उस समय की बात है जब वीडियो कैसेट हुआ करते थे, जब बिल्कुल। पेन ड्राइव्स और सीडीज़ नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग वीडियो कैसेट लाके घरों में देखते थे। उस समय चित्रहार आता था 7 दिन में 1 बार गुरुवार के दिन, तो भी हम लोग पूरे परिवार के साथ बैठ के टीवी के सामने देखा करते थे, तो वहाँ से हॉबी बढ़ती चली गई।
फिर जब मैंने फिल्मी सितारों के बारे में पढ़ता रहा तो मेरे को लगा कि मैं भी कुछ अच्छा लिख सकता हूँ इस पर। मैंने लिखना जब शुरू किया तो मेरे को कई बार ऐसा लगता था कि मैं लिख रहा हूँ लेकिन ये सब चीज़ें तो लोग पहले भी जानते हैं। जैसे अगर आज अमिताभ के बारे में कोई कुछ भी लिखना चाहे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी अमिताभ के बारे में जन्म से लेकर आज तक के लिए कि उनके बारे में नहीं छपी हो। हर किसी ने हर कहीं मिल जाएंगी आपको, तो फिर मैं ऐसा क्या खास लिख लूँगा उसमें। तो मुझे हमारे मित्र हैं हेमंत पाल जी, जो कि सुबह सवेरे में संपादक हैं, उन्होंने एक दिन मुझे बहुत अच्छी बात कही कि लोग अमिताभ के बारे में नहीं जानना चाहते, लोग जब पढ़ते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि आप उनको कैसे देखते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो आदमी पढ़ना चाहता है। जैसे कल ब्रजेश राजपूत लिखेंगे अगर अमिताभ के बारे में, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हाउ ब्रजेश राजपूत व्यूज हिम, और वो मेरा इंटरेस्ट का विषय होगा। तो बोले आप अपने हिसाब से लिखो कि आपने क्या देखा, और जो मैंने लिखा तो वो क्लिक कर गया। तो ये करीब 51-52 सितारों के बारे में मैंने लिखा है, जो कि पेपरों में छपता रहा 51 से रविवार तक, 52 रविवार तक। फिर उसको एक किताब का रूप देके उसको हम लोग ने लॉन्च किया। और तो कभी ऐसा हुआ कि चूंकि आप जिस सितारे के फ़ैन हैं, जिसके बारे में आप खूब लिखना चाहते हैं, या जिसके बारे में आपने लिखा, उससे कभी रूबरू मुलाकात भी हुई? रूबरू मुलाकात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे अमिताभ हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। मुलाकात नहीं हुई उनसे, लेकिन मैंने रूबरू उनको देखा ज़रूर है। जब भोपाल आए थे वो, यहाँ उनकी शूटिंग हो रही थी, 2-3 पिक्चरों की शूटिंग उन्होंने करी है, तो मैंने उनको देखा जरूर, पर मैं मिला नहीं कभी। अच्छा। तो अब कोई फिल्मों को लेकर कुछ और आगे कुछ आप लिखना चाहते हैं, इन दिनों किस चीज़ पे लिख रहे हैं आप? मैं इन दिनों लिखना चाह रहा हूँ भारतीय माइथोलॉजी के, या कहें कि हमारे जो रामचरितमानस में कैकई का एक पार्ट है। जी। जो बहुत ही ज़्यादा लोग अगर रामायण में अगर खासकर किसी से घृणा करेंगे तो कैकई और मंथरा बहुत ज़्यादा घृणा की पात्र रहती हैं लोगों के, परंतु मैं उसका पक्ष रखना चाहता हूँ लोगों के सामने कि उसका क्या पक्ष रहा होगा। वो निश्चित रूप से एक पूरी तरह काल्पनिक तो नहीं, परंतु उसमें कल्पना का भी बहुत पुट होगा जो मैंने सोचा है, परंतु मैं उसको जरूर जनता के सामने लाना चाहूँगा। उस पर किताब में लिख रहा हूँ। तो इन दिनों माइथोलॉजी पे खूब पढ़ा जा रहा है, बहुत सारे राइटर्स हैं जो लगातार लिख रहे हैं, देवदत्त पटनायक जैसे, और बहुत सारे कई राइटर, अमीश हैं, और जिनके यूट्यूब और ब्लॉग। तो अचानक लोगों में माइथोलॉजी की रुचि क्यों बढ़ी है? जैसे आप भी कैकई के बारे में एक नए तरीके से लिखना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली पिछले 15-20 सालों में हमारा जो यूथ रहा है उसकी रुचि हमारे इतिहास के बारे में, माइथोलॉजी के बारे में, या हमारे इतिहास के कैरेक्टर्स के बारे में बढ़ी है। बीच में एक सीरियल भी आता था टीवी में जिसमें किसी पुरानी माइथोलॉजी के किसी कैरेक्टर को ऐसे अपराधी बना के बिठाया जाता था और फिर उससे प्रश्न किए जाते थे। अच्छा। और फिर वो अपने प्रश्नों के उत्तर देता था कि आपने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया। लोग उससे, आज की पीढ़ी प्रश्न पूछती थी। तो इन चीज़ों से इंटरेस्ट बढ़ा है, और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे संस्कृति, हमारे इतिहास को जानना ये अच्छी बात है, हम लोग को जानना ही चाहिए। और वो समाज या वो पीढ़ी जो अपने रूट्स को भूल जाती है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, तरक्की नहीं कर पाती। तो हमें हमारे इतिहास को जानना चाहिए, हमारी संस्कृति को जानना चाहिए, और उसी दिशा में ये कदम बढ़ रहा है, तो ये अच्छा, स्वागत योग्य बात है। मगर ये माइथोलॉजी और हिस्ट्री दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे खत्म होता जा रहा है? एक्चुअली क्या है, अगर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रामायण या महाभारत जो हमारे बहुत प्राचीन पुरातन ग्रंथ हैं वो माइथोलॉजी है, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं उसे सत्य मानता हूँ कि वो वास्तव में घटी हुई घटनाएं हैं, और इसको कई तरीकों से, साइंटिफिक तरीकों से भी प्रूव किया गया है कि ये वास्तव में भगवान राम हुए थे, भगवान कृष्ण हुए थे, और वो पूरे युगों की जो दास्तान है, चाहे उसे हम सनातन, त्रेता, द्वापर, कलयुग के नाम से कहें, या ये माइथोलॉजी के पात्र जिन्हें माइथोलॉजी मान रहे हैं, मैं उसे माइथोलॉजी नहीं मानता हूँ। वो हमारे संस्कृति के अभिन्न अंग हैं और वो वास्तव में हुए हैं, तो इसलिए उसे हम हिस्ट्री कहें तो मुझे उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती, वो हमारा इतिहास है। अच्छा, मगर जिस तरीके से आपने प्रशासनिक सेवा में काम करने का जब परीक्षा दी, तब भी आपके मन में होगा कि आप कलेक्टर बनेंगे, फिर आप डिप्टी कलेक्टर हुए, और फिर आप कलेक्टर भी हुए, आपको IAS अवार्ड भी हुआ, मगर जो आपको पहली पोस्टिंग हुई कलेक्टर की, आप सबसे पहले अलीराजपुर ही गए थे एज ए कलेक्टर। हाँ, एज ए कलेक्टर। तो कितनी उमंग थी, और फिर आपने उसको क्या करने की कोशिश की? मैं इंदौर में कोरोना के समय में लगभग 3-3.5 वर्ष ADM रहा, और उसके बाद मेरी पोस्टिंग IAS अवार्ड होने के बाद अलीराजपुर में हुई। मैं सच कहूँ तो अलीराजपुर, उससे पहले मैंने सिर्फ किताबों में देखा, पढ़ा, सुना था, और इतना जानता था कि वहाँ भील प्रदेश है, लगभग पूरा भील भिलाला लोग रहते हैं, और वहाँ का एक बड़ा फेमस जो त्यौहार है जो होली के समय होता है, भगोरिया, तो वो उसके बारे में सुन रखा था। परंतु वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि उनकी भी पूरी एक दुनिया है, उनके अपने नियम कायदे कानून हैं, उनके अपनी आदतें हैं, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे वहाँ आदिवासी हमारे भाई बंधु जो हैं उनमें लगी कि बहुत ही संतोषी टाइप के लोग हैं, बहुत संतोषी हैं।
शासन के प्रति शिकायतें या उनकी कंप्लेंट करने की आदतें हैं ही नहीं। मतलब जन सुनवाई में जब मैं वहाँ बैठता था तो 10 या 12 शिकायतें आती थी 7 दिनों में पूरे ज़िले से। और वही अगर इंदौर में मैं देखता था तो 5-5 हज़ार शिकायतें भी आती थी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ के लोग जो हैं वो बड़े ही संतोषी टाइप के लोग थे। बहुत कम शिकायती लोग मैंने पाए। तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ा मन में एक संतोष का भाव चाहिए, जो कि उन लोगों में शायद हम लोगों से ज़्यादा है। मगर अलीराजपुर वो ज़िला है जो पूरे देश में सबसे, जो तमाम पैरामीटर्स होते हैं उसमें सबसे नीचे है, सबसे गरीब ज़िला, सबसे कम आय वाला ज़िला। जी। तो आपको नहीं लगा आपको कहाँ भेज दिया गया और कितनी बड़ी चुनौती थी वहाँ नहीं सर्व करना? कहाँ भेज दिया गया ब्रजेश जी, सही कहूँ तो ऐसा तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं कोई पहला कलेक्टर नहीं था अलीराजपुर में। और अलीराजपुर जब झाबुआ का भाग था जी जी उस समय भी वहाँ कलेक्टर्स पोस्ट होते रहे। कलेक्टर पद तो लगभग 250 साल से बना हुआ है। जी। मेरा कहने का जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि अलीराजपुर थोड़ा कठिन ज़िला ज़रूर है। अलीराजपुर में वहाँ के जो तौर तरीके हैं आदिवासियों के वो अलग हैं, परंतु वहाँ पर वास्तव में काम करने के लिए बहुत अवसर है, बहुत मौका है, आदमी बहुत काम कर सकता है। शासन की योजनाओं का लाभ गरीब आदिवासियों तक हम पहुँचा सकते हैं। वहाँ पे 200-250 हॉस्टल्स हैं जिनमें हमारे बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं। हेल्थ की सुविधाएं जो कि उन लोगों को बहुत कम मिल पाती थीं अब मिलने लगी हैं। तो काम करने का बहुत स्कोप है और अच्छे अधिकारी यहाँ और पोस्ट होने चाहिए, जिससे कि उन लोगों का जीवन स्तर में और सुधार आ सके। आप जब पलट के वापस आए हैं तो ऐसा कोई काम जो आपको आज यहाँ बैठ के सुकून देता हो या आप उसको याद करना चाहें कि हाँ मैंने वो काम किया था अलीराजपुर में? अलीराजपुर में जो मुझे ऐसा लगा कि हमने जल संरचनाएं बनाने में, जल सहेजने में काम किया। उसके अलावा जो हमारे आदिवासी बच्चे बच्चियां जो कि हॉस्टल्स में रहते थे, उन लोग की मेडिकल चेकअप का एक हमने ट्रेंड सेट किया वहाँ पर कि हम हर महीने उनका मेडिकल चेकअप होगा, उनको उनका एक कार्ड दिया जाएगा, जिससे कि उस कार्ड में उनकी पूरी डिटेल हो सकें। क्योंकि क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा कागज़ संभाल के नहीं रखते आदिवासी भाई बंधु लोग। तो जब वो 18, 19, 20 साल के होते हैं, जब वो स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज वगैरह में जाते हैं, तो उनका क्या हिस्ट्री रही है ये किसी को पता नहीं होता कि मेडिकल हिस्ट्री क्या है। वो कागज़ उनके पास रहेगा तो कम से कम डॉक्टर जब पहली बार उनको देखेगा तो ये जान सकता है कि ये बच्चे का जन्म कब का है, इसको बचपन से क्या परेशानियाँ रही हैं, डॉक्टर ने कब क्या लिखा है। तो वो एक शुरू किया है, वो अभी भी चल रहा होगा। उससे कई बार मन में एक सुकून होता है कि मैं कुछ थोड़ा सा चेंज शायद उनके जीवन में ला पाया हूँ। आपने इंदौर की बात की, आप इंदौर में थे, कोरोना के वक्त थे और उस वक्त आपने बहुत इंदौर में कोरोना के लिए बहुत अच्छा काम हुआ था और आपने उसमें बहुत, आपका जो रोल था उस पर आपने किताब भी लिखी है, कोरोना योद्धा की संघर्ष कथा। तो जी। ये किताब मैंने पढ़ी हुई है और निश्चित ही कोरोना पे बहुत लोगों ने लिखा है, मगर एक प्रशासनिक अधिकारी के सामने क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हम लोग जो घरों में बंद थे या घरों में रेस्ट्रिक्शन होते थे, मगर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता था, आप लोगों को तो फील्ड पे निकल के काम करना पड़ता था। तो पूरा ब्यौरा आपने ऐसे लिखा है, मगर ये किताब लिखने का आपने क्यों सोचा? देखिए, जब मैं वहाँ काम कर रहा था इंदौर में, इंदौर बड़ा ज़िला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। पॉपुलेशन वाइज नगर सबसे बड़ा है, करीब 40 लाख की पॉपुलेशन है इंदौर नगर की। और इंदौर में सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट भी था, क्योंकि इंदौर एयरपोर्ट था और बहुत बुरी तरह से फैला भी हुआ था कोरोना। जब मैं वहाँ पहुँचा और काम करने का अवसर मिला तो धीरे धीरे समझ में आया कि सिर्फ दवाई की देकर और इस रोग की रोकथाम ही उतना इम्पोर्टेंट काम नहीं था, जितना लोगों को खाना पहुंचाना, लोगों को पानी पहुंचाना, लोगों को डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध कराना और बाकी सारी चीज़ें भी। क्योंकि ज़िंदगी रुक नहीं जाती है, भले ही आप घर में बंद हो फिर भी आपको खाने की ज़रूरत पड़ती है, गैस की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए अल्टीमेटली कौन काम करेगा? आप तो घर में बैठे हैं, अधिकतर लोग घर में ही बैठे थे। तो प्रशासन के अधिकारी, हमारा जो पूरा स्टाफ था वो सब लगा हुआ था इन कामों में। तो उनको हिम्मत बंधाना, उनको दिशा देना, उसमें हमारे कलेक्टर जो थे मनीष सिंह साहब, उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन और हम लोग को सपोर्ट तो था ही, परंतु हमारी पूरी जो टीम थी, हम लोगों ने उसमें बहुत लग के और बहुत अच्छी तरीके से काम किया। उससे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो प्रदेश के उस समय के नीति नियंता लोग थे, बड़े अधिकारी थे, या हमारे जो मुख्यमंत्री थे, उन सब लोग का भी बहुत ध्यान था, बहुत सपोर्ट था। परंतु जो फील्ड में टीम काम करती है, उसने जिस तरीके से काम किया, उससे इंदौर उससे बाहर आ सका। तो उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं डेटा इकट्ठा करके और वो जो मुश्किलें हमने झेली उनको लिख के रखा जाए। हो सकता है आज से 20 साल बाद इस किताब को पढ़ा जाए तो लोग समझ सकेंगे कि क्या मुश्किलें हमने झेली, और शायद एक रेफरेंस बुक का काम भी कर सकती है। तो इसलिए मैंने ये आपने जिस अंदाज में किताब लिखी है, पूरा एक डायरी जैसी लिखी है जी। कि एक अधिकारी क्या सोचता है, क्या करता है, क्या होता रहा है, तो एकदम नए तरीके का लेखन था। तो इस किताब को लेकर लोगों का क्या रिएक्शन रहा?
बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं कि पढ़ के ऐसा लगा कि जैसे हम खुद कोरोना के उसी समय में आपके साथ ही घूम रहे हैं। जी। तो अगर लोगों को ये महसूस कराने में सफल रहा कि वो भी मेरे साथ उस समय घूम रहे थे, तो मैं इसे अपने लेखन की सफलता मानता हूँ। निश्चित ही, और कोरोना वो मौका था हम लोग जिसको दोबारा याद नहीं करना चाहेंगे, मगर बिल्कुल। हम लोग भी जब फील्ड में निकलते थे कि कुछ दिन तो हम लोग घरों में बंद रहे, पर बाद में हम लोग उसका नहीं, आप भी निकलिए, जब सब निकल रहे हैं तो आप भी निकलिए। फिर जी। हम लोग जब निकल के काम करते थे तो लगता था ये दौर खत्म कब होगा। कब होगा? और जब हम लोग किसी से पूछते थे कि ये दौर कब खत्म होगा, तो कहते थे अरे आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए, आपको सब मालूम होता है, ये दौर कब खत्म होगा। जी। तो वो दौर फिर ना आए दोबारा। मगर इन दिनों आप मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में हैं, हाँ जी। तो वहाँ आपकी क्या जिम्मेदारियाँ, और मध्य प्रदेश टूरिज्म को लेके, चूंकि मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक बड़ा डेस्टिनेशन तो बड़ा है ही, और डेस्टिनेशन था। आप लोग उसको और क्या ले जाने, आगे कहाँ ले जाने की सोच रहे हैं? मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड जो है पिछले लगभग 7-8 वर्षों से काम कर रहा है, और मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन जो उसके साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। टूरिज्म बोर्ड की मेन जिम्मेदारी टूरिज्म को प्रमोट करने की है। तो टूरिज्म बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी हमारे जो एमडी और एसीएस हैं, शिवशेखर शुक्ला सर, वो टूरिज्म के बारे में बहुत समझ रखते हैं, उनकी दृष्टि अच्छी है, तो हम लोगों को मार्गदर्शन अच्छा मिलता है, हम लोग काम कर पा रहे हैं। बेसिकली मुझे लगता है कि विभिन्न टाइप का टूरिज्म जो पहले हम लोग नहीं सोचते, टूरिज्म से मेरा मतलब बचपन में ये हुआ करता था कि या तो कहीं देवस्थान चले गए या किसी जंगल सफारी में घूम आए, परंतु आजकल टूरिज्म बहुत टाइप का हो गया है। वेलनेस टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, फॉरेस्ट का टूरिज्म है, फिर रिवर टूरिज्म है, वाटर स्पोर्ट्स का टूरिज्म है। अलग अलग टाइप के डेस्टिनेशन बने हुए हैं, और उन सब जगहों पर हमें सुविधा चाहिए। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक स्काई डाइव का आयोजन हम लोग ने कराया, जो अभी भी उज्जैन में चल रहा है। तो हम लोग जब कहीं भी फिल्मों में देखते हैं या कहीं दूसरी जगह पढ़ते हैं कि स्विट्जरलैंड में आदमी हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से कूदता है ऊपर से पैराशूट खोल के, तो लगता है अपने यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। तो वो आखिर फिर मुझे जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि हो तो सकता है, लेकिन करेगा कौन? जिम्मेदारी तो हमारी है, क्योंकि टूरिज्म बोर्ड में तो हम बैठे हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो वाटर स्पोर्ट्स हुए, स्नॉर्केलिंग हुए, स्काई डाइविंग हुए, या तो इन चीज़ों को हम करा रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को कराने के पीछे बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये सब बड़े थोड़े रिस्की टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, तो इनमें सारी सावधानी रखना पड़ती है। जैसे हॉट एयर बैलून होता है, इन सब में बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। लोगों को जो एडवेंचर के इंटरेस्टेड लोग हैं, उन लोग के लिए सारी टाइप के स्पोर्ट्स के टूरिज्म, जैसे हमारे यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म भी बहुत बड़ा धंधा मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान दोनों जगह हो गया है। मध्य प्रदेश हो रहा है, मध्य प्रदेश भी निश्चित रूप से, इंदौर वगैरह में बहुत सारे बाहर से मरीज आते हैं जो कि अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि इलाज के खर्चे में बहुत बड़ा रेफरेंस है। अमेरिका में जो एक हार्ट सर्जरी 1 करोड़ रुपए की होती है, वो हिंदुस्तान में 8 से 10 लाख रुपए में हो जाती है। तो बहुत बड़ा अंतर है। तो बहुत सारे लोग बाहर के देशों से यहाँ पर अपना इलाज कराने आते हैं। तो ये मेडिकल टूरिज्म के रूप में हम इनको लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हैं तो वो टूरिस्ट, भले ही वो मरीज हुए, आते हैं, रहते हैं। अब हमारे लिए तो एक टूरिस्ट के रूप में वो ट्रीट होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, धंधा है, और उसमें जितना हम अच्छा कर सकें उतना अच्छा होगा। मगर मध्य प्रदेश की अभी तक टूरिज्म में पहचान सिर्फ वाइल्ड लाइफ वाली रही है, कि कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, खजुराहो है, सांची है, भीमबेटका है, और फिर एक एरिया वाइल्ड लाइफ का है जो टाइगर, चूंकि टाइगर स्टेट है, यहीं दिखते हैं और कहीं उतने अच्छे नहीं दिखते। देखिए, वाइल्ड लाइफ की तो मध्य प्रदेश पूरे वर्ल्ड की कैपिटल है, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा। हाँ, पूरे वर्ल्ड की कैपिटल मध्य प्रदेश ही है वाइल्ड लाइफ में। जितना वैरायटी की वाइल्ड लाइफ मध्य प्रदेश में, चीते से लेकर बाघ तक और बारहसिंगा से लेकर, तो ये तो बिल्कुल बनी बात है जो आपने कहा कि वाइल्ड लाइफ दिखता है। लेकिन अब धीरे धीरे क्राइटेरिया और सिनेरियो बदल रहा है। जैसे आप अगर देखें कि उज्जैन में महाकाल, वैसे उज्जैन शुरुआत से ही धार्मिक टूरिज्म के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है, लेकिन जब से महाकाल लोक बना है तब से उज्जैन में जो फुटफॉल है, साल का 5-6 करोड़ का फुटफॉल उज्जैन में है टूरिस्ट लोगों का। उसके अलावा मेडिकल टूरिज्म में बदला है। फिर अभी होम स्टेज जो हम लोग ने बनाए, उससे ग्रामीण क्षेत्र में विलेज टूरिज्म में जो लोगों का एक्सपीरियंस लेना है, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। वाटर स्पोर्ट्स में जैसे हनुवंतिया है, हमारा सैलानी है, इन आइलैंड्स पे लोग बहुत जा रहे हैं, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स, स्नॉर्केलिंग, या अगर बोट से आदमी घूमना चाहता है, या जैसे अभी एक क्रूज चलाने की बात चल रही है जो स्टैचू ऑफ अननेस से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे टूरिज्म में उसको, उसका होराइजन भी ब्रॉड कर रही है। एक और टूरिज्म बढ़ रहा है, वो फिल्म शूटिंग टूरिज्म। हाँ, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा, पिछले लगभग 5-8 सालों में लगभग 450-500 फिल्मों की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है, जिसमें स्त्री, फिर PS2 या जैसे लापता लेडीज़, इन सब फिल्मों की शूटिंग भी मध्य प्रदेश में हुई है। और वो फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए बड़ा फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। लोग बहुत अच्छे से आके यहाँ पर शूट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अधिकतर सुविधाएं उनके हिसाब से मिल रही हैं। तो ये धीरे धीरे और ट्रेंड बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहेगा।
हमने देखा कि चलिए आपको पढ़ने लिखने में काफ़ी रुचि, कुछ कविताएं वगैरह लिखी हैं आपने, कुछ आपको याद हो तो हमको बताइए, या कोई पसंदीदा कविता हो तो सुनाइए। एक कविता है जो मुझे 4-5 लाइनें ही मुझे बहुत पसंद है जी जी। कि डायरी के कुछ पुराने पीले पन्नों में कुछ मिले हैं पुराने गुलाब, पुरानी पन्ने और पुरानी शायरियाँ। सोच में हूँ कि क्या कभी तुम भी मिल जाओगे यहीं पुराने पन्नों में। क्या बात है, यानी पुरानी याद, पुरानी चीज़ें कभी भूलती नहीं हैं। जी। तो आपने फिल्मों पे इतना लिखा, हमने आपसे तो पूछा फिल्म का आपका पसंदीदा एक्टर कौन सा, आपको फिल्म कौन सी पसंद है? फिल्में बहुत सारी पसंद है मेरे को। मैं इस तरह से किसी एक फ़िल्म के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं अलग अलग स्टार्स के हिसाब से बताना चाहूँ कि मेरे को कौन सी फिल्में पसंद है, तो अमिताभ की फ़िल्मों में अगर मैं कहूँ तो मेरे को अग्निपथ बहुत पसंद है। उसमें एक अलग रोल है अमिताभ जी का और उन्होंने उसे निभाया भी बहुत अच्छे से है। उनकी फ़िल्म मुझे अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति का रोल किया था ब्लैक, वो मूवी भी उसमें बहुत अच्छा रोल किया। तो ये दोनों फिल्में अमिताभ की पसंद हैं। वैसे मुझे जो कुछ अच्छी फिल्में लगती हैं उनमें नसीरुद्दीन शाह और अनुराधा पटेल की इजाज़त करके एक मूवी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, गुलजार साहब की। करीना कपूर की जब वी मेट जो मूवी है वो भी एक बहुत अलग, लेकिन मैं उसे भी बहुत क्लासिक मूवीज़ में, कल्ट मूवीज़ में मानता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी पिक्चरें हैं जो आज भी उद्वेलित कर देती हैं देखने पे और बार बार बाध्य करती हैं। और धुरंधर धुरंधर एक्चुअली इट्स ए डॉक्यूमेंट्री कम मूवी, ऐसा माना जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन उन्होंने धुरंधर में बिल्कुल 26/11 से लेकर अभी तक का पूरा कवर कर दिया और अब शायद दूसरी मूवी आने वाली है जो कि मार्च में आएगी, और तो एकदम सिनेमा लगता है। हाँ, सिनेमा, उसको उन्होंने महसूस करा दिया कि सच है। तो बहुत अच्छी पिक्चरें अभी नए जो हमारे कई सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बना रहे हैं, उनमें आदित्य धर भी एक हैं जो बना रहे हैं। तो आखिर में आपसे यही पूछूंगा कि आप जो टूरिज्म का आपको जो जम्मा है, तो देश की और प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश के बारे में? और मध्य प्रदेश के बारे में यही कहना चाहूँगा कि द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, जो हमारी टैगलाइन भी है टूरिज़्म की, कि वास्तव में मध्य प्रदेश जो है वो अतुल्य भारत का हृदय है और हृदय प्रदेश है ही, और टूरिज़्म के क्षेत्र में बहुत अच्छी सुविधाएं, और खासकर अभी अगर आपने देखा हो पीएम श्री हेली सेवा और पीएम श्री वायु सेवा, ये बहुत अच्छी शुरुआत की गई है, जिसमें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि इंदौर आके उसके पास अगर 3 घंटे हैं और उसे ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों का दर्शन करना है, तो हेलीकॉप्टर से महाकाल, वहाँ से ओंकारेश्वर का दर्शन करके वापस इंदौर आ सकता है। इस टाइप की कई सारी सुविधाएं हमने शुरू की हैं। जैसे इनका एक बेल्ट बांधवगढ़ जबलपुर वाला है, एक चित्रकूट सतना वाला है। तो ये कई सारी ऐसी सुविधाएं जो देश के बाकी हिस्सों में शायद नहीं है। पहली बार ही पीएम हेली सेवा शुरू हुई है, तो हम उसको एक नए लेवल पे ले जाने की कोशिश है, जिससे कि लोग टूरिज्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश को याद रख सकें। मगर टूरिज्म के साथ एक बड़ी परेशानी होती है कि आपकी होटल्स हमेशा बुक रहती हैं ऑनलाइन, यदि हम लोग सर्च करते हैं तो वो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी पुरानी भी है। हाँ, वो ये हो सकता है कि होटल्स पुरानी, उनका मेंटेनेंस का काम चलता रहता है, और आदमी जब भी होटल जाता है तो उसको कई सारी चीज़ें नई ही चाहिए रहती हैं, अच्छी लगती हैं, तो उसके कारण पुरानी चीज़ों को एकदम ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि होटल में आदमी की जो मेन आकांक्षा रहती है वो हाइजीन, स्वच्छता और प्रॉपर सर्विस, ये रहती है। हमें वहाँ जाके जीवन भर तो रहना नहीं है, तो ये 3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, दिया जाना चाहिए भी। और बाकी नए होटल्स को बनाने के लिए अभी टूरिज़्म बोर्ड और मध्य प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है, उन्हें ज़मीन भी हम कम कीमत पर ऑक्शन करके अलॉट करते हैं। तो होटल्स बढ़ेंगे तो टूरिज्म भी बढ़ेगा। निश्चित में कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक अग्रणी राज्य तो है, और एमपीटी एक भरोसा है लोगों का कि हम यहाँ आपके होटल्स में रुकेंगे तो वाजिब दाम पे अच्छी सुविधा मिलेगी। तो अभय जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी हमसे बातें की, अपनी रुचियों के बारे में, अपने करियर के बारे में और अपने व्यक्तिगत की। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। तो ये थे आईएएस ऑफिसर अभय बेडेकर, जो अपनी रुचियों के लिए जाने जाते हैं, जो फिल्मों पे लिखते हैं, जो कविताएं लिखते हैं और अलग अलग रुचि और लगातार खूब पढ़ते रहते हैं। और इन दोनों एमपी बोर्ड में जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और शख्स से मुलाकात करवाऊंगा टॉक टाइम में। नमस्कार।